हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है। CSIR नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कैसे चल रही है? दिन भाग रहे हैं। चलिए एक और पार्ट हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर न्यूक्लियर पोर को समझना है हमें वेल इन डिटेल, साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कुछ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जिनके थ्रू एनालिसिस हाथ में आया, एक्सपोर्टिंग हाथ में आया, इंपोर्टिंग हाथ में आया हमारे, जिसकी वजह से हमारी आज जानकारी जैसी है वैसी है। और ये सारी बातें मिलकर के एग्जाम में सेक्शन सी में खास तौर से काम आती हैं, ये जो अप्रोच है चीज़ों को समझने की। तो कागज पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोसोल। तो हम जब भी कभी इसकी बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस की और उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट की। इस कहानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले दिमाग में जो इमेज होनी है वो ये कि न्यूक्लियस का जो पूरा सरफेस है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत कुछ चीज़ें हैं जिन्हें न्यूक्लियस के थ्रू आना जाना है, और ये कोई एक दो चैनल्स के थ्रू या एक दो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होने वाला इवेंट नहीं है। दूसरा, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आपके मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले हमने बात की थी, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये उनकी तरह नहीं होते। उनके मुकाबले ये साइज में काफ़ी बड़े हैं। इंडीड अगर मैं कहूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट मेगा असेंबलीज में से एक है तो गलत नहीं है। राइबोसोम काफ़ी बड़ा माना जाता है और ये राइबोसोम से भी 16 गुना ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास मिलियंस ऑफ डाल्टन में होता है। दूसरा, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे आयंस, छोटे मोटे अमीनो एसिड्स वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उन्हें मूव कराने के लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टिन्स या फिर एक्सपोर्टिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बार एक डायग्राम में हम चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियर एनवलप अवेलेबल है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। अब यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें न्यूक्लियस से बाहर आना है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए अवेलेबल है। डीएनए ये आरएनए जैसे कि ट्रांसफर आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, साई आरएनए। अगर हमने साई की बात करी है तो हालांकि साई आरएनए आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनता, लेकिन माई आरएनए जरूर बनता है। माइक्रो आरएनए, ये तो हुई केवल आरएनए की बात। ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ बहुत सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं जो सिलेक्शन दिखाते हैं कि किसको गुजरना है और किसको नहीं गुजरना। सभी के सभी आरएनए एक ही मेथड के द्वारा नहीं जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। खास तौर से जब हम मैसेंजर आरएनए के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे इंपोर्टिन एक्सपोर्टिन वाली कहानी का इस्तेमाल नहीं होता, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो ध्यान रखिएगा, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू नहीं होता। नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ जो इंपोर्टिन और एक्सपोर्टिन वाली कहानी है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कि राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम कभी भी कंप्लीट नहीं आता, उसकी छोटी यूनिट 40s या फिर 30s होती, छोटी यूनिट। फोर्टी है 30 क्यों नहीं कर सकता मैं यहाँ पे? हम यूकेरियोटिक साइट एग्जैक्टली होती, वो प्रोकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट न्यूक्लियस वाली कहानी होती। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं जो प्रोटीन बनते तो साइटोसोल में, लेकिन उनकी जरूरत पड़ती है न्यूक्लियस में। फॉर एग्जाम्पल आपके आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और जितने भी ऐसे प्रोटीन्स हैं जिन प्रोटीन्स की कहानी ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में है, डीएनए डैमेज रिपेयर करने में है, ये सब के सब प्रोटीन की जरूरत अंदर होती है। इसके अलावा राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन की भी सिंथेसिस बाहर ही होती है
और ये प्रोटीन अंदर आते हैं असेंबल होने के लिए। न्यूक्लियस में ट्रांसलेशन नहीं होता, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रोटीन्स, चाहे वो हिस्टोन से क्यों ना हो, इन सब प्रोटीन्स को बनना साइटोसोल में है और साइटोसोल से बन के न्यूक्लियस के अंदर आते हैं वाया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, H पॉजिटिव आयन, सोडियम, पोटेशियम, यहां तक कि कैल्शियम भी, ये सब भी इसी के थ्रू आएंगे जाएंगे। कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो अंदर आना जाना लगा रहता है, जिनका खास तौर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वक्त पड़ने पर न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं जीन को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरे वक्त पर वो बाहर निकल आएंगे वहां से। तो जब भी कभी आप मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो जो नॉर्मल हम लोग डीएनए बायोलॉजी में बात करते हैं वही सारे मॉलिक्यूल्स का जिक्र यहां भी आता है। बस ये सोच लो कि कौन कौन से प्रोटीन न्यूक्लियस में चाहिए होते हैं। अगर नाम याद ना आए तो कोई भी प्रोसेस पकड़ लो, ट्रांसक्रिप्शन, जितने भी नाम आएंगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सब बनने साइटोसोल में है, जरूरत पड़नी है उनकी न्यूक्लियस के अंदर। स्प्लाइसिंग वाले प्रोटीन्स, अगर कोई भी प्रोटीन वहां इन्वॉल्व है तो आपको याद होगा कि सिनर्प के साथ भी प्रोटीन चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो आपकी आरएनए की प्रोसेसिंग में चाहिए होते हैं, पॉली ए पॉलीमरेज वगैरह, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स, या फिर जो एक्सॉन जंक्शन से चिपकने वाले प्रोटीन्स होते हैं, कैप बाइंडिंग प्रोटीन, कैप को ऐड करने वाले प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो हैं, ग्वानिल ट्रांसफरेज वगैरह, ये सब भी हमें साइटोसोल से वहीं चाहिए। डीएनए डैमेज रिपेयर करने वाले सभी प्रोटीन्स की स्टोरी भी यही है। तो आपके पास चाहो तो बहुत बड़ी वोकेबलरी है ये नाम देने के लिए कि कौन कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। फिर न्यूक्लियस के बाहर आने वाले प्रोटीन वो हैं जिन्हें बाहर आके काम करना है, और जो या तो न्यूक्लियस में गए थे किसी आरएनए के साथ में असेंबल होने के लिए या किसी और काम के लिए वहां गए थे। क्लियर है यहां तक बात? Yes. जैसे कि ये कैट एक छोटे से होल से निकल करके आ रही है, ऑफ कोर्स इस दौरान उसका पूरा सरफेस इस होल की बाउंड्री से टच कर रहा है। तो जब भी हम प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे या बड़े मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कोई टनल नहीं है कि बिना टच करे कोई मॉलिक्यूल पार पार हो जाएगा। सरफेस के साथ में इंटरेक्शन करना जरूरी है, और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के जो सरफेस है अंदर वाले, ये फाइब्रस प्रोटीन्स के बने हुए हैं और ये एफजी रिपीट कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर एनवलप, जो ये बाहर की मेम्ब्रेन है, इसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। यहां पे दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। पूरे अंदर का जो हिस्सा है इन मेम्ब्रेन के अंदर का, जहां पे डीएनए वगैरह पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसे हम न्यूक्लियर कंपार्टमेंट कहते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं टेक्निकली। और यहां पर न्यूक्लियर लैमिना, मतलब कुछ प्रोटीन है जो आके बाइंड करते हैं मेम्ब्रेन के साथ में। इस डायग्राम को बड़ा देख लेते हैं। तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके साथ आप देखोगे ये ब्लू कलर के प्रोटीन चिपके हुए हैं, ये न्यूक्लियर लैमिना क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रोटीन लैमिनिन प्रोटीन है जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट फैमिली के आते हैं, और इन्हीं की वजह से न्यूक्लियर अपनी शेप में रहता है। A meshwork of polymerized protein subunits called nuclear laminin। अगर हम इसे क्लोजअप देखें तो ये अच्छे खासा फाइब्रस स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन साबुत नहीं रह सकती। इंडियड जब हम लोग सेल साइकिल की बात करते हैं, एम फेस, G1, G2, S फेस, तो जब भी कभी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट होना है तो यही लैमिनिन प्रोटीन है जिन्हें डिफरेंट काइंड के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस फॉस्फोराइलेशन करके तोड़ते हैं। ये अभी हम लोग इसको इस डायग्राम के रूप में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये लैमिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी को बनाने के लिए। जो भी अंदर का पार्ट है उस सारे पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। और डायग्राम के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियस बाहर जो साइटोस्केलेटल सिस्टम मौजूद है उसके साथ भी अपने आप को अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंकर प्रोटीन्स। जो दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस होती है उसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और ये ER ल्यूमन के साथ कंटिन्यूअस है। अब बहुत सारे प्रोटीन्स जिनकी बात अभी हमने डायग्राम के रूप में की थी, जो यहाँ पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं जिनकी जरूरत या तो न्यूक्लियस में पड़नी है, बनते हैं साइटोसोल में, जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, या फिर ये ऐसे भी होंगे जो बन रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर और आना है बाहर। आरएनए केस में जैसे मैंने बताया सभी के सभी आरएनए एक ही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होते। अब हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं।
large and elaborate nuclear pore complex perforate the nuclear envelope in all eukaryotic cells. हर एक एनपीसी जो है लगभग 30 डिफरेंट प्रोटीन्स जिन्हें हम लोग न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं, जितने भी प्रोटीन्स न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोपोरिन कहते हैं। अराउंड 30 डिफरेंट न्यूक्लियोपोरिन्स पाए जाते हैं 30 डिफरेंट क्लास के। एनपीसी 8 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री शो करता है, यानी कि उसके पास 8 एक्सिस हैं जिनके थ्रू आप उसे डिवाइड करके 2 बराबर हिस्से देख सकते हो, विद एक्सियल सिमेट्री ऑफ सेंट्रल कोर। इसलिए हर न्यूक्लियोपोरिन में मल्टीपल कॉपीज मुझे देखने को मिलेंगी, रिजल्टिंग इन 500 to 1000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन अ फुली असेंबल्ड एनपीसी। 30 टाइप के प्रोटीन है, मल्टीपल कॉपीज में मिलते हैं, तो कुल मिलाकर के एक एनपीसी में 500 से लेकर के 1000 प्रोटीन हो सकते हैं। इसलिए इसका जो वजन है वो काफी बड़ा है, 66 मिलियन डाल्टन ईस्ट में और 125 मिलियन डाल्टन इन वर्टिब्रेट्स। Most nucleoporins are composed of repeative protein domains, only a few different types, जैसे कि हमने FG रिपीट वाली बात की थी। इसके अलावा कुछ स्कैफोल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के साथ में अटैच्ड हैं, और हमने ये भी पाया है कि ये स्ट्रक्चरली कंजर्व्ड हैं और काफ़ी हद तक कॉप सेकेंड या फिर क्लैथरिन जो हमने कभी वेसिकल्स में बात की थी, इनके जैसे मिलते जुलते प्रोटीन है। तो मैं याद होगा ये प्रोटीन भी तो मेम्ब्रेन के साथ अटैच करके वहाँ पे वेसिकल्स क्रिएट करने में हेल्प कर रहे थे। बस यहाँ वेसिकल क्रिएट नहीं कर रहे, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। तो टोटल मास 60 से लेकर के 80,000 किलो डाल्टन तक का हो सकता है, मतलब मिलियन से बात कर सकते हो, और ये 16 टाइम्स लार्जर है राइबोसोम्स के मुकाबले। जो अंदर वाला पार्ट था उसे हम न्यूक्लियर बास्केट बोल रहे थे, जो हमने एनिमेशन के थ्रू समझा। The nuclear envelope of a typical mammalian cell consists of 3000 to 4000 NPC। जैसे कि सबसे पहले ओपनिंग इमेज में हमने देखा कि बहुत सारे एनपीसी न्यूक्लियर सरफेस पर लगे होते हैं, तो ये नंबर 3000 to 4000 एनपीसी पर न्यूक्लियस हो सकता है। डिपेंड इस पर भी करता है कि सेल किस टाइप की है। जैसे कि पर्किंजी न्यूरॉन्स के अंदर न्यूक्लियस में 20,000 तक ये हमने एस्टिमेट किए हैं। Each NPC can transport a staggering 1000 macromolecules per second and can transport in both direction at the same time। ट्रांसपोर्ट वन वे नहीं है, दोनों डायरेक्शन में। इंटरनल डायमीटर जो एनपीसी का है वो 40 नैनोमीटर के आसपास का है, और इसके थ्रू राइबोसोमल सब यूनिट्स, यहाँ तक कि कुछ वायरस के पार्टिकल भी आ जा सकते हैं। हाउएवर दिस इनॉर्मस पोर इज नॉट एम्प्टी, जैसे कि हमने कहा इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो फाइबर के फॉर्म में है, और इन प्रोटीन्स के अंदर रिपीट्स पाए जाते हैं फिनाइल अलेनिन और ग्लाइसिन के, जिसे हम एफजी रिपीट मोटिफ भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? No sir। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, छोटे मॉलिक्यूल्स अप टू 5000 डाल्टन, जिसे आप 5 केडीए बोल सकते हो या फिर लेस, ये बहुत तेजी से डिफ्यूज कर सकते हैं। इनका डिफ्यूजन तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल परमिएबल है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। द बैरियर इज प्रोग्रेसिवली रेस्ट्रिक्टेड टू लार्जर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जिन प्रोटीन का साइज ग्रेटर देन 40,000 डाल्टन या 40 केडीए से बड़ा है, या फिर डायमीटर में बात करूं तो 5 नैनोमीटर से बड़े डायमीटर के प्रोटीन, ये इस पैसिव डिफ्यूजन वाले मेथड से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कितने छोटे मॉलिक्यूल फ्रीली डिफ्यूज कर सकते हैं, तो आंसर है 5 केडीए या इससे छोटे। और कितने मॉलिक्यूल पैसिव डिफ्यूजन से बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आंसर है 40 केडीए या फिर 5 नैनोमीटर डायमीटर। 40 केडीए से और 5 केडीए के बीच के जो प्रोटीन्स हैं ये पैसिवली डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत फ्रीली नहीं। बिकॉज मैनी सेल प्रोटीन्स आर टू लार्ज टू डिफ्यूज पैसिवली थ्रू द एनपीसी, तो फिर यहां पर कुछ ना कुछ और डिफरेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इनमें हमने पाया है कि जो ये साइज का बैरियर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाने का, ये साइज के बैरियर की वजह से जो प्रोटीन की प्रेजेंस है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग है। इस केस में अलग अलग कंपार्टमेंट का मतलब है न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखने में लगता है कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को कनेक्ट करके बैठा हुआ है,
और शुरुआत में हम ये भी पढ़ते हैं कि दोनों की फीचर एक जैसी हैं, बट फिर भी काफी सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो केवल साइटोसोल में पाए जाते हैं लेकिन न्यूक्लियस में नहीं मिलते, और काफी सारे प्रोटीन ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और साइटोसोल में नहीं मिलते। अब एक क्वेश्चन यहां उठ करके आता है जिसका आंसर ये एनपीसी ही देगा। क्वेश्चन ये है कि जब राइबोसोम की छोटी सब यूनिट बड़े आराम से बाहर आ सकती हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से, बड़ी यूनिट भी छोटी यूनिट भी, तो फिर ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आता? मतलब हमें ऐसा क्यों देखने को नहीं मिलता कि कभी राइबोसोम भटक करके न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाए? तो आंसर ये था कि जो डायमीटर है इसका, वो डायमीटर अंदर, जैसे हमने कहा था कि जो फ्रीली डिफ्यूज करने वाली कहानी है वो लेस देन 5 नैनोमीटर के डायमीटर वाली चीजों के लिए है, लेकिन राइबोसोम का डायमीटर 30 नैनोमीटर के आसपास का है। तो पूरा का पूरा राइबोसोम कंप्लीट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा सकता, और इसीलिए जो कंप्लीट राइबोसोम है जो कि ट्रांसलेशन करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ये केवल और केवल आपको साइटोसोल में मिलते हैं। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि साइटोसोल में ही ट्रांसलेशन क्यों होता है राइबोसोम के द्वारा, और वहां पे उन्होंने एनपीसी का जिक्र किया है, तो याद रखिएगा एनपीसी का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो राइबोसोम को अंदर न्यूक्लियस में भेज सके वापस, कंप्लीट राइबोसोम को। ये इसका डायग्रामेटिक वर्जन है। हालांकि हम लोगों ने एनिमेशन के थ्रू इस सारी कहानी को समझ लिया है, बट फिर भी जो बाहर की तरफ फाइबर निकले हुए हैं साइटोसोलिक फाइब्रिल्स, और ये एक तरह से मान लीजिए कि ये डॉकिंग साइट होंगी उन सब प्रोटीन्स के लिए जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में रोल निभाएंगी। ये बीच की जो कैविटी है खाली नहीं है, यहां पर डिसऑर्डर्ड रीजन ऑफ न्यूक्लियोपोरिन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहां पर ये प्रोटीन पाए जा रहे हैं जिनमें एफजी रिपीट पाए जाते हैं। न्यूक्लियर लैमिनिन अंदर वाली मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है केवल, और यहां ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लगे होते हैं जो उसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। कुछ रिंग प्रोटीन भी हैं जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट लिए हुए हैं, और ये प्रोटीन आपके काफी हद तक कॉप सेकंड और क्लैथरिन जैसी फैमिली से मिलते जुलते हैं, जैसे वहां हमने असेंबली देखी थी। ये पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया है इस डायग्राम के डिस्क्रिप्शन के बारे में, अगर आपको कुछ भी देखना है तो। अब इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें ये विजिबिलिटी दिखाई दे रही है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की, जहां पर आपको साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट देखने को मिलते हैं, और अंदर वाले हिस्से की तरफ आपको ये बास्केट दिखाई दे रही है, टिपिकल न्यूक्लियर बास्केट्स। Yes, sir. तो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, न्यूक्लियर बास्केट जिसमें टर्मिनल रिंग भी अवेलेबल है, और बीच में ये आपके एफजी रिपीट वाले फाइबर्स। यही वो जगह हैं जिनके साथ इंटरेक्शन किए बिना काम नहीं बनेगा, इन्हें हम एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स भी कहते हैं। वाई कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट में पूरा एक रिंग क्रिएट कर रहा है, और इसी रिंग के साथ में एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स आपस में गुंथे हुए रखे हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फैक्टर 80, जब इसको स्टडी किया गया कि कैल्शियम के कंट्रोल में ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, कैल्शियम का लेवल कम कर दो तो बाहर आ जाता है, तभी समझ में आया कि इस प्रोटीन में कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर आ जा सकता है। लेकिन दूसरे प्रोटीन जैसे कि पायरुवेट काइनेज जो साइटोसोल में रहते हैं, कैल्शियम की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे करने से ये कभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं आते। तो शुरुआत के टाइम में साइंटिस्टों को ये समझ में आया कि दो तरह के प्रोटीन्स हैं साइटोसोल में, एक जो न्यूक्लियस में कभी नहीं जाएंगे और एक जो अप्रोप्रिएट कंडीशन में न्यूक्लियस में जाते हैं। तो ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है उन प्रोटीन के पास, उन्होंने ये दोनों तरह के प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग करके सीक्वेंसेस को एनालाइज किया, और तब पहली बार उनके हाथ में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल निकल करके हाथ में आया। आज हम जानते हैं कि ये बेसिक नेचर का है, लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड यहां पाए जाते हैं, एक या दो कॉपीज में मिल सकता है, प्रोटीन के इंटरनल पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन सरफेस पर एक्सपोज्ड होना जरूरी है। जब तक ये सरफेस पर दिखाई नहीं देगा ये प्रोटीन अंदर नहीं जाने वाला। ये कंफर्म करने के लिए कि क्या यही वो सिग्नल सीक्वेंस है जिसकी वजह से कोई प्रोटीन अंदर जाता है, इसके लिए भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। अब जैसे यहां पर एक टी एंटीजन है, टी एंटीजन डीएनए रेप्लिकेशन में रोल निभाता है और इसकी लोकेशन है न्यूक्लियस। तो एक टी एंटीजन जिसके पास नॉर्मल न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल है या फिर एनएलएस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस,
जिसमें लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन, ये इसकी सीरीज है। तो जब ये नॉर्मल है तो हम देख रहे हैं कि सभी सेल्स के न्यूक्लियस में टी एंटीजन लोकेट हो रहा है। लेकिन एक दूसरा केस लिया गया जिसमें ये टी एंटीजन कोड करने वाले जीन में म्यूटेशन कॉज कर दिया, जिसमें सेकंड पोजीशन पर बजाय लाइसिन के थ्रियोनिन आ रहा है। अब सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज कर देने से हम देख रहे हैं कि अब न्यूक्लियस में नहीं है वो टी एंटीजन, वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने एंटीबॉडी ले रखे हैं टी एंटीजन के अगेंस्ट और उसके द्वारा स्टेनिंग किया गया है, जैसे हम फ्लोरोसेंस भी कहते हैं। यहां जो टी एंटीजन लिया गया था ये एसवी वायरस का है, SV40 वायरस, सीमियन वायरस 40 का। यूकैरियोटिक एक्सपेरिमेंट्स में सीमियन वायरस 40 को बहुत इस्तेमाल किया गया है। जैसे बैक्टीरिया केस में हम लोग लैम्डा की बात करते रहते हैं अक्सर, तो जब भी कभी यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करेंगे, खासतौर से मैमेलियन सिस्टम की, तो वहाँ जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें सीमियन वायरस 40 का इस्तेमाल करते हैं। ये मैमेलियन सेल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, हम अच्छा समझते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टर्म आई है इम्यूनोफ्लोरोसेंस, तो इसको एक बार समझ लीजिए। अब जैसे ये टी एंटीजन है, मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, तो साइंटिस्टों के पास ये प्यूरिफाइड फॉर्म में अवेलेबल है। देखिए, हम किसी भी लैब में उसी मॉडल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना चाहेंगे जिसके बारे में हम लगभग सब कुछ जानते हैं, जिसके बारे में हमें ये भी पता है कि अगर हम उसी कोई जीन काट के निकाल लें जीनोम में से, हमें कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करने हैं, कितने फ्रेगमेंट, कितना बेस पेयर का साइज मिलेगा, पीसीआर करना है तो कौन से प्राइमर होंगे, ये सब जानकारी अवेलेबल होंगी तो हम आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सीमियन वायरस 40 इसी तरह का वायरस है जिसे बहुत स्टडी किया गया। अब इसमें ये टी एंटीजन, एंटीजन वर्ड को भूल जाइए फिलहाल। तो इसके अंदर एक ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में बहुत रोल निभाता है। SV40 वायरस जब अपने जीनोम को अंदर डालेगा तो इसको ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने में, इसके नए वायरस के पार्टिकल की असेंबली में इस प्रोटीन का रोल है। अब क्योंकि ये प्रोटीन हमने डिस्कवर किया है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की वजह से, क्योंकि सीमियन वायरस कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, बीमारी करने वाला वायरस है। तो इसकी स्टडी करते करते जब हमें इसके प्रोटीन हाथ में आने शुरू हुए तो हमने उन्हें एंटीजन वर्ड दे रखा है। जो भी कोई प्रोटीन हाथ में आया वो बाय द हेल्प ऑफ सम एंटीबॉडी आया। तो ऐसे ही हमने सीमियन वायरस 40 के अगेंस्ट, ये जो टी एंटीजन है, इस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल है और उस सेल में आपको नहीं पता कि ये जो प्रोटीन्स पड़े हुए हैं इनमें से कौन कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जो सीमियन वायरस 40 के टी एंटीजन है। तो कमर्शियली अवेलेबल हैं एंटीबॉडीज जो टी एंटीजन के सरफेस को पहचानते हैं, और इस तरह के भी एंटीबॉडी अवेलेबल हैं जिनके सरफेस पर या तो कोई डायरेक्ट फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल लगा हुआ है, या फिर कहानी इस तरह की है कि एंटीजन से बाइंड करने के लिए एक एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी, और इस प्राइमरी एंटीबॉडी से चिपकने के लिए एक सेकेंडरी एंटीबॉडी और भी अवेलेबल है कमर्शियली, जिसके ऊपर फ्लोरोसेंट टैग लगा हुआ है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि सेल को स्लाइड पे फिक्स किया और फिक्स करने के बाद में हमने वो एंटीबॉडी डाल दिया जो टी एंटीजन को पहचानता है। तो जहां जहां सेल के अंदर टी एंटीजन पड़ा होगा वहां वहां वो एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगा। मान लीजिए वो यहां बाइंड कर गया, वो यहां बाइंड कर गया, यहां बाइंड कर गया, लेकिन ये बाइंडिंग हमें दिखाई नहीं देगी। तो वॉशिंग करने के बाद ताकि अनबाउंड एंटीबॉडी हट जाए, फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल रहे हैं जिसमें फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल भी लगा हुआ है। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी पहले वाले एंटीबॉडी के FC पार्ट को पहचानता है, तो आकर के ये FC पार्ट से बाइंड कर जाएगा और फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल भी है। अगेन वॉशिंग करेंगे हम लोग ताकि अगर यहाँ कोई अनबाउंड या फिर लूजली बाउंड कोई एंटीबॉडी पड़ा हुआ है इस पर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है, वो धोके अलग हट जाए, वरना वो फॉल्स सिग्नल दे देगा। वॉशिंग करने के बाद इस स्लाइड को हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट वाले माइक्रोस्कोप में रखेंगे, और जब प्रॉपर वेवलेंथ की UV लाइट डालेंगे इसके ऊपर, तब जहां जहां ये सेकेंडरी एंटीबॉडी लगे हुए थे वो चमकना शुरू कर देंगे अपने फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल की वजह से। अब जहां आपका फ्लोरोसेंस चमक रहा है वहां आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी है और वो चिपका हुआ है प्राइमरी पे, और वो चिपका हुआ है आपके टी एंटीजन पे। तो ऑफकोर्स जहां जहां फ्लोरोसेंस है वहां वहां आपका टी एंटीजन रखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया था, है तो माइक्रोस्कोपी, सिंपल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है, लेकिन क्योंकि हमने इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया है इसलिए इस टेक्निक को हम बोल देते हैं इम्यूनो
फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी या इम्यूनोफ्लोरोसेंस। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं ये मालूम पड़ा कि जिसे एनालिस के नाम पर ढूंढा गया था, अगर उस सीक्वेंस में गड़बड़ कर दी जाए तो प्रोटीन अपने डेस्टिनेशन मतलब न्यूक्लियस में नहीं जाता। इसका मतलब यही सीक्वेंस है एनएलएस। अब एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया गया, यहां भी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस इफ दे आर फ्यूज्ड टू न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस। इन्होंने ये देखा कि एक पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम जो कि ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में इस्तेमाल होता है, इस एंजाइम के लोकेशन है साइटोसोल। ये एंजाइम न्यूक्लियस में नहीं मिलता। तो इस एंजाइम के अगेंस्ट उन्होंने एंटीबॉडी लिए और नॉर्मल सेल के अंदर देखा तो पाया कि पायरुवेट काइनेज एंजाइम साइटोसोल में बिखरा हुआ है, सब तरफ ग्रीन फ्लोरोसेंस दिखा रहा है और न्यूक्लियस में नहीं है। फिर उन्होंने क्या करा कि एक और सेल ली जिसमें पायरुवेट काइनेज की जीन को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने पायरुवेट काइनेज की जो जीन थी उसके साथ में सीमियन वायरस 40 अभी जो हमने देखा था, क्योंकि उसमें से एनएलएस डिस्कवर किया गया था, तो उसकी केवल एनएलएस वाली सीक्वेंस का जो एन टर्मिनस वाला पार्ट है वो ऐड कर लिया है और इससे पहले लगा दिया प्रमोटर। तो जब इस कैसेट को एक्सप्रेस कराया गया सेल के अंदर तो हमने पाया कि पायरुवेट काइनेज अब हमें साइटोप्लाज्म में नहीं मिल रहा, वो न्यूक्लियस में एक्यूमुलेट हो गया करके। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो एनालिस डिस्कवर किया गया था SV40 वायरस में, ये न्यूक्लियर इंपोर्ट के लिए जरूरी है। तो दो एक्सपेरिमेंट हैं, एक जिस पर डाउट था उस सीक्वेंस को मॉडिफाई करके देखा गया। मॉडिफाई करने पर यह पाया कि जब भी सीक्वेंस को म्यूटेट करेंगे सीक्वेंस काम नहीं करती, प्रोटीन साइटोसोल में अटक जाता है। दूसरा, जब उस सीक्वेंस को काट करके एक ऐसे प्रोटीन की जीन में ऐड किया गया जो प्रोटीन कभी न्यूक्लियस में नहीं जाता, तब वो प्रोटीन न्यूक्लियस में लोकलाइज होना शुरू हो गया। हैंस प्रूव्ड कि यह पर्टिकुलर सीक्वेंस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस थी। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सिमिलरली कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किए गए Yes. ये बात साबित करने के लिए कि प्रोटीन जो है डिफ्यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। जैसे कि इन्होंने ये जो सीक्वेंस थी एनालिस, अब इन्होंने गोल्ड पार्टिकल लिए और गोल्ड पार्टिकल के ऊपर खूब सारी एनालिस की पेप्टाइड चिपका दी हैं और इन गोल्ड पार्टिकल को सेल में डाल दिया और अलग अलग टाइम पर इन सेल्स के उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स लिए। तो उन्होंने पाया कि जो गोल्ड पार्टिकल हैं ये मूव करते करते न्यूक्लियस पोर के पास गए, न्यूक्लियर पोर के अंदर एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद में ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए हैं। ये एक और एविडेंस है इस बात का कि सिस्टम को इससे मतलब ही नहीं है कि अंदर आने वाला कौन है, उसे केवल एनालिसिस से मतलब है। तो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस इन 3 एक्सपेरिमेंट से काफी हद तक हमें क्लियर हो गई थी। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया सेल्स के ऊपर जानने के लिए, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट तुम्हारे हाथ में आ गया कि एनालिसिस ये काम करता है, एनालिसिस की जरूरत है, तो फिर अगला क्वेश्चन ये था कि एनालिसिस को पहचानता कौन है। तो यहां पर रोल इस्तेमाल किया गया है डिजिटोनिन का। किसी को आइडिया कि डिजिटोनिन क्या होता है? No, sir. प्लांट का नाम है डिजिटलिस पर्प्यूरिया और यहां पर नॉन आयोनिक वर्ड ध्यान रखिएगा, नॉन आयोनिक है, स्टीरोइड सेपोनिन डिराइव्ड केमिकल है डिजिटोनिन। हालांकि डिजिटोनिन को हम लोग आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल की जो खास बात है वो ये कि डिजिटोनिन इंटरेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल के साथ, क्रिएटिंग अ डिजिटोनिन कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स which leads to subsequent removal of cholesterol and cellular membrane permeability। ये एक कोलेस्ट्रॉल चीलेटर है। अगर हम किसी सेल पर डाल दें तो ये सेल के मेम्ब्रेन में से कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है। और आपको याद होगा कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में कोलेस्ट्रॉल का बड़ा रोल है। अगर कोलेस्ट्रॉल हटा दिया जाए तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कंट्रोल करता है। अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की बड़ी मात्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा नहीं है, तो जब हम डिजिटोनिन डालते हैं तो डिजिटोनिन डालने पर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह की परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। तो जिस सेल में डिजिटोनिन नहीं है वो सेल टिपिकल अपनी नॉर्मल शेप में आपको दिखाई दे रही है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और जब हम डिजिटोनिन डाल रहे हैं तो ये सेल थोड़ी अजीब सी हो गई हैं, मतलब इनकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ गई है, मॉलिक्यूल का आना जाना लग गया है। अब इन्होंने ये सेल्स ली जिसमें डिजिटोनिन डाल रखा है, और उन्होंने पाया कि डिजिटोनिन डालने के बाद में सेल में इंपोर्ट करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। साइटोसोलिक प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, ये आउटपुट निकला था हमें। मतलब एक ऐसी सेल जिसके पास मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा हो रखी है, तो उसमें जिस प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहिए वो प्रोटीन मुझे बाहर मिल रहा है, अंदर जा नहीं रहा। फिर हमने क्या करा कि नॉर्मल सेल ली, और नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म, तो जब उन्होंने ये देखा कि जिस प्रोटीन को वो देख रहे हैं, अगर हम उसमें बाहर से साइटोसोल ऐड कर दें तो ये प्रोटीन न्यूक्लियस छोड़ के अंदर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब जो कंपोनेंट इन प्रोटीन को अंदर लाने के लिए चाहिए वो साइटोसोल में है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, क्योंकि डिजिटोनिन ने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को नहीं छेड़ा था। अगर वो प्रोटीन जो किसी भी दूसरे प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर लेकर के आता है, जैसे हम इम्पोर्टिन कह रहे हैं, अगर वो न्यूक्लियस में पाए जाने वाली चीज है तो फिर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए था उसके ऊपर। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि डिजिटोनिन ट्रीटेड सेल्स के अंदर न्यूक्लियर इंपोर्ट नहीं होता। लेकिन हमने फिर ये भी पाया कि अगर हम इनमें साइटोसोल ऐड कर दें एक्स्ट्रा बाहर से, तो तब ये इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जो साइटोसोल ऐड किया है उस साइटोसोल में वो फैक्टर है जो प्रोटीन को अंदर लेके जा रहा है। अगेन यहां भी एक्सपेरिमेंट में जो इस्तेमाल किया गया था वो सीमियन वायरस 40 का टी एंटीजन ही था। अगेन क्योंकि हम लोग उसके बारे में जानते हैं तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया है न्यूक्लियर इंपोर्ट को समझने के लिए। तो जब इनको स्टडी किया गया तो साइटोसोल में ऐसा क्या है जो ये कर रहा है, तो मतलब साइटोसोल से प्रोटीन निकाले गए, उनको फ्रैक्शनेट किया गया, एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए गए, और तब हाथ में आने शुरू हुए वो प्रोटीन्स जो साइटोसोल में पाए जा रहे थे। टू इनिशिएट न्यूक्लियर इंपोर्ट, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर। मोस्ट ऑफ these receptors are part of a large family of protein called कैरियोफेरिन। अब कैरियोफेरिन नाम की एक प्रोटीन फैमिली है बड़ी, जिसके अंदर रिसेप्टर्स आते हैं सारे। ईस्ट के अंदर कम से कम 14 जीन्स एनकोडिंग कैरियोफेरिन्स। एनिमल सेल्स द नंबर इज सिग्निफिकेंटली लार्जर। कैरियोफेरिन family members that mediate nuclear import are called nuclear import receptors, while those for nuclear export are called nuclear export receptor। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बाद में कुछ अडाप्टर प्रोटीन डिस्कवर हुए। जैसे जैसे मैं बात में समझ में आनी शुरू हुई तो हमें समझ में आया कि जितने भी ये न्यूक्लियोफेरिन्स हैं ये एफजी रिपीट सेंटरेट करते हैं और टारगेट प्रोटीन की एनालिसिस को पहचानते हैं और ये फिर उसे लेके जाते हैं। फिर जब इन प्रोटीन के पीछे पड़े तो हमारे हाथ में कुछ और भी चीज़ें साथ में आ गई। जैसे पहली बात तो ये कि जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्टर अपने कार्गो प्रोटीन से बाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर कार्गो प्रोटीन के सीक्वेंस को देख करके, जैसे कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। अब ये भी समझ में आया कि ये सिग्नल हमेशा जैसे नहीं होती, ये अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग तरह की है। वो जो हमने बेसिक जो सीक्वेंस देखी है वो हमने टी एंटीजन की स्टडी कर रखी है ज़्यादातर केस में, लेकिन सभी के सभी प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं सब में वही सीक्वेंस पाई जाएगी। हम बात ऐसी नहीं कर रहे, वो बेसिक नेचर की होगी, लाइसिन आर्जिनिन ज़्यादा मात्रा में, बट पहली पोजीशन पर लाइसिन ही होगा ये जरूरी नहीं है, तो उसका वहाँ आर्जिनिन हो। फिर हमने ये भी पाया कि कई बार ऐसा भी मिलेगा आपको कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ इंपोर्ट रिसेप्टर मिलेंगे जो न्यूक्लियर इंपोर्ट अडाप्टर प्रोटीन से इंटरेक्ट करेंगे, और अडाप्टर प्रोटीन है जो कार्गो प्रोटीन से बाइंड कर रहा है। तो धीरे धीरे हमें मेंबर दिखने शुरू हो गए थे। हमने ये भी समझा कि ये जो भी इंपोर्ट प्रोसेस है ये वाया एफजी रिपीट के थ्रू ही होगी, और इस प्रोटीन के पास जो भी ये रिसेप्टर है इसके पास एबिलिटी होनी चाहिए एफजी रिसेप्टर से एफजी रिपीट से इंटरेक्ट करने के लिए। बहुत ही जल्दी हमें एक मॉलिक्यूल और हाथ में आया जो था रैन जीटीपेज। जैसे कि हम लोगों ने वेसिकल वाली कहानी में बात की थी, वेसिकल वाली कहानी के अंदर कौन था मोनोमरेक जीटीपेज जो बहुत बड़ी फैमिली थी,
रैब जी रैब जीटीपी। तो यहां भी रैन नाम का मॉलिक्यूल है जिसके पास जीटीपेज एबिलिटी है। ये भी मोनोमरिक फैमिली में आता है। ये दो फॉर्म में मिल सकता है, जीडीपी या फिर रैन जीटीपी। अब जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग प्रोटीन और चाहिए जिसका नाम है रैन। जैसे मैंने कहा था हमेशा सारवन वाली कहानी में था कि जो भी आप जिस जीटीपेज का नाम लोगे, जैसे रैप की कहानी थी या सारवन की कहानी थी, इस केस में रैन की कहानी है, तो उसके जो बाकी दो मेंबर्स हैं उनके में के साथ भी हम नाम वही ऐड करेंगे। तो रैन जीएपी चाहिए जो जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, जो वक्त पड़ने पर, सॉरी एरो इस डायरेक्शन में लगना है, जो वक्त पड़ने पर रैन के जीटीपी को हार्डलाइज कराने में हेल्प करेगा। और दूसरा रैन जीईएफ जो वक्त पड़ने पर जीडीपी हटाएगा और जीटीपी लगाएगा। तो जब भी कभी इन मोनोमरेज जीटीपेज वाली कहानी आएगी, मोनोमर जीटीपेज की, हमेशा गैप और जैफ ये ढूंढते रहिएगा, जरूर वहीं कहीं होंगे। तो ओवरऑल थ्योरी ये है फिलहाल कि रैन जीडीपी ये साइटोसोल में पाया जाएगा और जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर आएगा तो वहां पे जीईएफ इसके जीटीपी को हटा करके जीटीपी ऐड कर देगा। रैन जीटीपी जब कभी न्यूक्लियस से बाहर जाएगा साइटोसोल में, तो साइटोसोल के बाहर, साइटोसोल की तरफ जो है रैन गैप अवेलेबल है जो फॉस्फेट हटवा देगा। जो हटाने वाली एबिलिटी थी जीटीपीएस का फंक्शन, ये रैन ने खुद किया है, लेकिन करेगा तभी जब उसे गैप बोलेगा। तो इस सारी कहानी की वजह से अगर हम देखें तो रैन जीडीपी की कंसंट्रेशन किस तरफ ज्यादा मिलेगी, साइटोसोल में या न्यूक्लियोप्लाज्म में? साइटोसोल। साइटोसोल में। और न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगी मुझे रैन जीटीपी कंसंट्रेशन ज्यादा, और जीईएफ केवल न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा और जीएपी मुझे केवल साइटोसोल वाली साइड पे मिलेगा। अभी पूरा फंक्शन इस तरह से है कि जब भी कभी कोई कार्गो प्रोटीन आएगा जिसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस है, तो एक अडाप्टर रिसेप्टर कह दीजिए उसका, जो हम न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर की बात कर रहे थे, अभी हम लोग इसको इंपोर्टिन ही बोलेंगे। तो इंपोर्टिन उसे बाइंड करेगा, एफजी रिपीट से इंटरेक्ट करता हुआ अंदर आएगा और अंदर आते ही रैन जीटीपी इससे बाइंड करेगा। रैन जीटीपी बाइंड कर रहा है आपके इंपोर्टिन के साथ। जैसे उसने बाइंड किया, कन्फर्मेशन बदली और जो कार्गो प्रोटीन था वो रिलीज हो गया न्यूक्लियस के अंदर, आधा काम हो गया। जो कार्गो प्रोटीन बाहर था वो अंदर आ चुका है। अब वापस इस प्रोटीन को बाहर भेजना है, तो ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स बाहर जाएगा और बाहर जाते ही रैन जीडीपी क्रिएट होगा गैप की वजह से और वो छोड़ देगा आपके इंपोर्टिन को। तो इस तरीके से सिस्टम रिसाइकिल होता रहता है। ये एक और डायग्राम है इसी का, कार्गो प्रोटीन जिसमें एनालिस है, इंपोर्टिन के साथ में इंटरेक्ट किया उसने, बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, एफजी रिपीट से होते हुए वो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म पहुंच गया। वहां पर जीईएफ ने जो रैन जीटीपी बना रखे थे वो आके बाइंड कर गए हैं आपके इंपोर्टिन के साथ और कार्गो प्रोटीन रिलीज हो गया है। अब इसे लेकर के वो बाहर चले गए हैं रैन जीटीपी बाहर जाते ही रैन जीडीपी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वहां जीएपी का फंक्शन देखने को मिल रहा है हमें और इंपोर्टिन रिलीज हो गया। अब जो ये डायरेक्शनलिटी है कि क्यों रैन जीटीपी अपने इंपोर्टिन को लेकर के बाहर ही जाने वाला है, तो यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। आप सोच के देखिए ना, रैन जीटीपी प्लस इंपोर्टिन साइटोप्लाज्म में भी है और रैन जीटीपी प्लस इंपोर्टिन न्यूक्लियोप्लाज्म में भी है। कंसंट्रेशन ज्यादा कहां होगी इसकी लॉजिकली? न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म वो जगह है जहां ये कॉम्बिनेशन लगातार बन रहा है। साइटोसोल में ये कॉम्बिनेशन लगातार टूट रहा है
इसलिए वहां कंसंट्रेशन लगातार कम होती रहेगी और न्यूक्लियोप्लाज्म बनती रहेगी। तो एज पर देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव कर रहे हैं। जैसे इंपोर्ट की कहानी है, वैसे ही एक्सपोर्ट के लिए भी एक सिग्नल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल या फिर NES। खास तौर से रिसेप्टर वाली कहानियों में हमें यह बात देखने को मिलती है। काफी सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे होते हैं जो अगर न्यूक्लियस में पहुंच गए तो अपने जीन्स को ऑन कर देंगे, तो उन्हें हम लोग रोक के रखते हैं साइटोसोल में। जब कभी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होगा तो उनका एनालिस एक्सपोज हो जाएगा और अब उन्हें इंपोर्टेंस अंदर ले आएंगे। अंदर वो अपने जीन्स को ऑन करेंगे और जैसे उन्होंने अपना काम किया कि जीन्स ऑन कर दी, अब इन्हें वापस भेजा जाएगा। तो जीन को एक्टिवेट करने के बाद में अंदर मौजूद कुछ काइनेज इनको मॉडिफाई करेंगे, जिनसे इनका NES एक्सपोज हो जाएगा और उस NES को पहचान करके एक्सपोर्ट इन बाहर लेके पहुंच जाएंगे। मोर और लेस प्रोसेस लगभग सेम ही है दोनों की, बस कुछ चीजें अपोजिट वे में जाएंगी। जैसे हमने अभी अभी देखा कि रैन GTP जब बाउंड करता है तो कार्गो प्रोटीन हट जाता है इंपोर्टिन के साथ, लेकिन एक्सपोर्ट में जब तक रैन GTP बाइंड नहीं करेगा एक्सपोर्टिन के साथ तब तक कार्गो इंटरेक्ट नहीं करेगा। यह कह लीजिए कि इंपोर्ट वाली कहानी में रैन GTP के बाइंड करने से इंपोर्टिन और कार्गो प्रोटीन की एफिनिटी घट रही थी, लेकिन एक्सपोर्ट वाली कहानी में रैन GTP और एक्सपोर्टिन के बाइंड होने के बाद एफिनिटी बन रही है कि कार्गो बाइंड कर सके जिसे एक्सपोर्ट किया जाना है। दूसरा, जो इंपोर्ट वाली कहानी थी वह बाइनरी कॉम्प्लेक्स था, कार्गो को लेकर जो आ रहा था कार्गो प्लस इंपोर्टिन ये मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम कार्गो को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स है। यहां पर 3 कंपोनेंट हैं, रैन GTP, एक्सपोर्टिन और कार्गो प्रोटीन। बाहर जाने के बाद इसे छोड़ने के लिए रैन GTP को रैन GDP में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगेन गैप का फंक्शन वही का वही है। गैप और जैफ अपनी अपनी जगह पर सेम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन देखिए रिजल्ट बिल्कुल उल्टे हैं, अपोजिट। ये एक और डायग्राम है जहां पे हम देख रहे हैं कि कार्गो प्रोटीन, आपका एक्सपोर्टिन और रैन GTP ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें से पहला इंटरेक्शन करना जरूरी है आपके एक्सपोर्टिन और रैन GTP का। जब ये इंटरेक्ट करते हैं तब ये एफिनिटी बनती है कि कार्गो भी बाइंड करेगा और ये टर्नरी कार्गो कॉम्प्लेक्स रेडी होगा। FG रिपीट से होता हुआ साइटोप्लाज्म पहुंचेगा, वहां गैप GT बस एक्टिविटी को एक्सेलरेट करेगा, रैन GTP विल बिकम रैन GDP और सारा कॉम्प्लेक्स डिसअसेंबल हो जाएगा। कार्गो रह गया बाहर और एक्सपोर्टिन और रैन GDP अंदर आ गए। याद है ना, एक प्रोटीन था जो इन्हें अंदर लेके आ रहा था, क्या नाम था उसका? NTF। Most messenger RNA are exported from the nucleus by RAN independent mechanism। ये बात ध्यान रखनी है। अब ये बात ध्यान रखने में खास किया है, सभी RNA एक ही प्रिंसिपल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुछ RNA जैसे कि SNRNA है, माई RNA है, ट्रांसफर RNA है, ये बाइंड करते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स को, मतलब एक्सपोर्टिन्स को, और ये रैन GTP वाली कहानी का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। लेकिन जब मैं मैसेंजर RNA की बात करता हूं तो मैसेंजर RNA में ये मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं होता, वहां मैकेनिज्म डिफरेंट है। जैसे कि मैसेंजर RNA जब रेडी हो गया ट्रांसपोर्ट होने के लिए तो यहां कैप बाइंडिंग प्रोटीन लगे हुए हैं, NXF, NXT1, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो एक्सोन जंक्शंस की बाउंड्रीज पहचान रहे हैं। पोली ये बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और ये पूरी की पूरी मशीन ये डायरेक्ट FG रिपीट से इंटरेक्ट करके बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इस कहानी में ATP खर्च होगा, DBP5 नाम का एक प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। तो कल अगर कोई आपसे सवाल करे कि क्या एक्सपोर्टिन्स RNA ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, आपका आंसर क्या होगा? जो अंडरलाइन किया हुआ है पढ़ लिया वो? कर सकते हैं सर। नहीं सर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर अब तुम यहां सोए हुए उस टाइम तो मारे गए तुम। अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि क्या एक्सपोर्टिन RNA ट्रांसफर कर सकता है तो आंसर है हाँ,
एसन आरएनए, माई आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, लेकिन मैसेंजर आरएनए नहीं। अगर एग्जामिनर पूछता है कि क्या मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफर कर सकता है एक्स प्रोटीन, तो आंसर है ना, वो नहीं कर सकता। उसके लिए एक अलग ही मशीन है, उसके खुद के लगे हुए प्रोटीन्स हैं जो आरएनए प्रोसेसिंग के बाद उसके ऊपर लगते हैं। कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, एक्सोन जंक्शंस प्रोटीन है, पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। इन सब के पास एबिलिटी है एफजी रिपीट से इंटरेक्ट करने की। ये उसे बाहर तक छोड़ के आएंगे, एटीपी खर्च होगा इस प्रोसेस के अंदर, और फिर जिनमें से वापस आना है वो वापस आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट थ्रू एनपीसी कैन बी रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू द ट्रांसपोर्ट मशीनरी। काफ़ी सारे प्रोटीन हम देखते हैं कि जो शटलिंग प्रोटीन्स हैं, खासतौर से ऐसे प्रोटीन जो जीन ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हैं या डीएनए डैमेज रिपेयर में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट जब हम लोगों ने डेवलपमेंट की बात की तो वहां भी हमने पाया कि ड्रोसोफिला एम्ब्रियो को अगर हम क्लोजअप करके देखते हैं, और खासतौर से जब वो सिंथेसिस स्टेज में, हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन शुरुआत में एक स्टेज आती है सिंथेसियम, जहां पर सेल का डिवीजन नहीं होता लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है। मतलब कैरियोकाइनेसिस है बट साइटोकाइनेसिस नहीं है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस भरे पड़े हैं और साइटोप्लाज्म एक ही है जो कॉमन शेयर कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में सारे के सारे न्यूक्लियस सेल के मेम्ब्रेन के पास में अटैच हो जाते हैं। अब जो भी न्यूक्लियस में प्रोटीन जाएगा वो प्रोटीन बन तो साइटोसोल में ही रहा है ना। तो अब जैसे डोर्सल एरिया को कोड करने वाला प्रोटीन, डोर्सल प्रोटीन, ये प्रोटीन यूनिफॉर्मली पूरे साइटोप्लाज्म में इकट्ठा एक जैसा बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक साइड की सेल्स में ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट है एज कंपेयर टू अदर साइड, और बीच में मुझे ग्रेडियंट भी दिखाई दे रहा है, कुछ में कम कुछ में ज्यादा। तो इसका मतलब कोई प्रेसाइज रेगुलेशन जरूर है जिसकी वजह से प्रोटीन्स को कब जाना है कब नहीं जाना ये क्लियर हो सके। अब एक एग्जाम्पल ये भी था एनएफएटी की कहानी। एनएफएटी की कहानी हम लोगों ने एक एनिमेशन में भी देखी थी, एक्सपेरिमेंट वाली चीज के अंदर कैल्शियम के साथ। तो अब इसमें स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि एक एनएफएटी साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है और इसके पास न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल एक्सपोज्ड है, लेकिन इसके पास एनालस नहीं है और फॉस्फोरिलेशन हो रखा है। तो ये साइटोसोल में अटका रहेगा जब तक कि प्रॉपर फॉस्फेटेज एक्टिवेट ना हो जाए। तो जब एनवायरनमेंट से सिग्नल मिलेगा कि एनएफएटी को न्यूक्लियस के अंदर जाना है और अपनी पर्टिकुलर जीन्स को एक्सप्रेस कराना है, तो कुछ फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये फॉस्फेटेज जैसे कि कैल्सिन्यूरिन, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, कैल्सी मतलब कैल्शियम पर डिपेंड होकर के काम करने वाला। जब सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होगी कैल्शियम की, जैसे कि एक्टिवेटेड टी सेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एनएफएटी की कहानी एक्टिवेटेड टी सेल्स में ही देखी गई है, जो ढंग से समझी गई है। तो फॉस्फेटेज ने आकर के ये फॉस्फेट हटा दिया, और फॉस्फेट हटते ही न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल एक्सपोज हो गया, और कैल्सिन्यूरिन ने जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल था वो छुपा दिया। तो एनालिस को पहचान करके इंपोर्टेंस आएंगे, बाइंड करेंगे एनएफएटी के साथ में और उसको अंदर ले आएंगे। अंदर आने के बाद में ये अपना काम करेगा, ये जाके उन जीन से बाइंड करेगा जिन्हें इसे ऑन करना है, जो एक्टिव टी सेल के अंदर जरूरी है, जिससे टी सेल अपना फंक्शन कर सके। अब मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस के अंदर आ चुका है, काम हो गया सारा, और अब सिग्नल चला गया, मतलब कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल हो गई वापस, जो कि रेस्टिंग टी सेल में होती है। तो जैसे कैल्शियम की कंसंट्रेशन घटेगी, जो कैल्शियम चिपका हुआ था कैल्सिन्यूरिन के साथ वो हट जाएगा, कैल्सिन्यूरिन की कंफर्मेशन बदलेगी और ये अलग हट जाएगा इस प्रोटीन से। अलग हटते ही न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटीन काइनेज इसकी एनालस के ऊपर फॉस्फेट लगा देंगे, जिससे अब ये एनालस फिर छुप गई वापस। और क्योंकि कैल्सिन्यूरिन हट चुका है तो उसका एनईएस एक्सपोज्ड हो गया है, एक्स प्रोटीन आएंगे, चिपकाएंगे इसके साथ में और इसे बाहर लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से एज पर द कंडीशन प्रोटीन को सिक्वेस्टर किया जाता है साइटोसोल या फिर न्यूक्लियस के बीच में, और इस प्रोसेस का काफी बड़ा रोल है जीन रेगुलेशन में। एक दूसरा केस ये भी है जहां पर SREBP नाम का एक प्रोटीन है। ये SREBP ये एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो अगर न्यूक्लियस में जाएगा तो ये उन एंजाइम्स को ऑन करेगा,
उन एंजाइम्स को बनवाएगा जीन्स के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे ये ईआर में बनाया जाता है प्रोटीन, जबकि जरूरत है इसकी न्यूक्लियस में। ईआर में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में बैठा हुआ है और इसको बाइंड करने वाला एक और दूसरा प्रोटीन है स्कैप, और इस स्कैप पे कोलेस्ट्रॉल से बाइंडिंग साइट है, और उसके जस्ट बगल में एक प्रोटीन हो रहा है इंसिग। तो जब तक एनवायरनमेंट में कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल है तो क्या सेल को बायोसिंथेसिस करनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की? नहीं। नहीं। No, sir. जब ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल है तो फालतू में क्यों बनाए इसे? और तो कोलेस्ट्रॉल अगर अवेलेबल है तो वो अपने डोमेन के थ्रू स्कैप से बाइंड करेगा, और स्कैप इनसिक की हेल्प से एसआरईबीपी को ईआर में रोक के रखेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल एनवायरनमेंट में नहीं है, सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी है, तो कोलेस्ट्रॉल स्कैप से भी हट जाएगा, और जब स्कैप के पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो यहां स्पेशल वेसिकल्स बनेंगी। ये वेसिकल केवल स्कैप और एसआरईबीपी को अलग करके गोल्जी में पहुंचा देंगी। अब नोटिस कीजिए, इंसिग रह गया ईआर के अंदर जो इसे ब्लॉक करने वाला था। गोल्जी में पहुंचने के बाद में वहां दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स उसे कट करेंगे, और कट करने से इसका एक पार्ट साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। अब इस कटे हुए पार्ट में एनालस है, इस एनालस को पहचान करके न्यूक्लियस में भेज देंगे इसको, और न्यूक्लियस में जाकर के ये उन जीन से बाइंड करेगा जिन जीन से बनने वाले आरएनए से बनने वाले एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस करते हैं। तो मतलब हमने इस तरह के रेगुलेशन कई जगह देख लिए हैं। शुरू में मैंने कहा था कि लैमिनिन प्रोटीन का रोल है न्यूक्लियस की असेंबली और डिसअसेंबली में, तो ये एक डायग्राम इसके लिए है। सेल इंटरफेस में न्यूक्लियस अपनी जगह पर इंटैक्ट है, और लैमिनिन प्रोटीन अंदर वाली मेम्ब्रेन पर अटैच्ड है। अब सेल को डिवाइड करना है, उसने एस फेस कर लिया, G2 आ गया, और अब वो प्रोफेस में एंटर करने वाली है। तो जब वो प्रोफेस में एंटर करेगी तो जो एम साइक्लिन्स होते हैं वो पर्टिकुलर सीडीकेस को एक्टिवेट करेंगे, और वो लैमिनिन प्रोटीन और एनपीसी प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना शुरू कर देंगे। फॉस्फेट ऐड करते ही लैमिनिन बिखर जाते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन बिखर जाएंगे, और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई। अब न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे। जैसा तुमने डायग्राम देखा होगा कभी माइटोसिस म्यूसिस का, तो देखना वहाँ पे हमेशा एम फेस में कभी आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाते, न्यूक्लियस बिखरा हुआ होता है वहाँ पे। हद से हद प्रोफेस में थोड़ा बहुत दिखा देंगे। और जब क्रोमोसोम बट गए, अब हम टीलोफेस में पहुँचने वाले हैं, तो तब आपको याद होगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक एक्टिवेट होता है। ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो माइटोटिक साइक्लिन्स हैं उनको भी डिग्रेड कर देगा, और साथ में उन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर देगा, वो APC25 टाइप के, जो जहां जहां माइटोटिक साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स ने फॉस्फेट लगाए थे उनके फॉस्फेट हटा देगा। वो फॉस्फेट हटने शुरू होंगे तो ये वापस आपस में रीअसेंबल करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप रिक्रिएट हो जाएगा। इस सारी कहानी में लैमिनिन प्रोटीन, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, इनका फॉस्फोराइलेशन मतलब न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रिटी, इनका डीफॉस्फोराइलेशन मतलब न्यूक्लियस का रीफॉर्मेशन। तो ये सारी कहानी थी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की और न्यूक्लियस के ट्रांसपोर्ट की। ये दो समरीज मैंने ऐड कर दी हैं, इन दोनों को आप पढ़ करके असेंबल करके अपनी खुद की एक समरी क्रिएट कर सकते हैं। सारी कहानी की आउटलाइन में अगर मैं बात करूं तो आउटलाइन में केवल ये स्टोरी है कि इस टॉपिक में एक पार्ट है एक्सपेरिमेंट्स का। एक तो वो एक्सपेरिमेंट जिसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया कि एनालिस होती है, फिर कंफर्म करने के लिए उस एनालिस को किसी के साथ ऐड किया गया पायरुवेट काइनेस के साथ में, और फिर पाया गया कि जो प्रोटीन साइटोसोल वाला था वो न्यूक्लियस में पहुंच गया। फिर तीसरी कंडीशन, प्रोटीन तो छोड़ो, गोल्ड पार्टिकल के ऊपर ऐड कर दिया गया, और तब भी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं वो गोल्ड पार्टिकल उस एनालिस की वजह से। ये था कंफर्मेशन ऑफ एनालिस। फिर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टेंस को ढूंढने के लिए डिजिटॉर्नी वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें यह पाया गया कि अगर सेल के साइटोप्लाज्म को आप गायब कर दो तो सेल न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन किसी नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म दे दो तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट वापस शुरू आता है। और जब इस साइटोप्लाज्म में ढूंढे गए कौन से कंपोनेंट है जो ये काम कर रहे हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, और अगर प्रोटीन है तो किस साइज के हैं,
तो ढूंढते ढूंढते हाथ में इंपॉर्टेंस आ गए। जब इंपॉर्टेंस को देखा तो यह मालूम पड़ा कि इंपॉर्टेंस कार्गो से बाइंड करते हैं एनालिसिस के थ्रू, फिर न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स में एफजी रिपीट से टकराते हुए चिपकते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद कार्गो छोड़ देते हैं, बट खुद नहीं छोड़ सकते। कार्गो छुड़ाने के लिए रैन जीटीपी चाहिए। रैन जीटीपी बाइंड करेगा इंपॉर्टेंट के साथ, कार्गो छूट जाएगा और रैन जीटीपी से लेकर वापस पहुंच जाएगा कि भैया जाओ किसी और को और लेके आना तुम। लेकिन चिपका है तो छूटेगा कैसे? तो जब वो बाहर पहुंच जाते हैं साइटोसोल में, रैन जीटीपी और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, तो बाहर जीएपी मौजूद था, रैन जीएपी, वो आके बाइंड करता है और रैन जीटीपीज का फंक्शन शुरू हो जाता है जीटीपीज वाला, अपने जीटीपी का हार्डलिस्ट कर देता है। हार्डलिस्ट करते ही इंपॉर्टेंट छूट गया, एनटीएफ के साथ वापस आ गया वो अंदर। अब अंदर रैन जीडीपी काम नहीं कर सकता, तो फिर रैन जीएफ आता है जो जीडीपी को हटा के जीटीपी लगा देता है। नाउ रैन जीटीपी इज अगेन एक्टिव काम करने के लिए, इंपॉर्टेंट इज अगेन एक्टिव क्योंकि बाहर बैठा हुआ है दूसरे कार्गो को लाने के लिए। रैन जीएपी और जीएफ अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। कभी रैन बाहर ही रुका ना रह जाए उसके लिए एनटीएफ रोल निभा रहा था। हमने ये भी देख लिया कि भाई रैन जीटीपी कंसंट्रेशन न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा मिलेगी तो हमेशा न्यूक्लियस से बाहर जाने की कोशिश करेगा वो, अपने साथ साथ इंपॉर्टेंट को लेकर के। रैन जीटीपी साइटोसोल में हाई कंसंट्रेशन मिलेगा तो हमेशा अंदर आने की कोशिश करेगा एनटीएफ के साथ में, और ये ग्रेडियंट इस ट्रांसपोर्टेशन को डायरेक्शन देता है। फिर हमने ये भी देखा कि एक्सपोर्टिन भी ऐसे ही काम करता है, बस अलग तरीके से। कंपोनेंट सारे लगभग सेम है, बस एक एक्सपोर्टिन आ जाएगा और कार्गो के पास एनालिस नहीं होगा, एनईएस होगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहां पे रिवर्स इफेक्ट था इस बात का कि रैन जीटीपी जब बाइंड करेगा एक्सपोर्टिन के साथ तो कार्गो से अफिनिटी बनेगी उसकी, कार्गो तभी बाइंड करेगा। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनके पास एनालिस एनईएस दोनों होते हैं, खासतौर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाली कहानियां वक्त पड़ने पर बाहर रखे हुए, उनका एनालिस छुपा रखा है। एनवायरमेंट बदला तो एनालिस एक्सपोज हो जाएगा, एनईएस छुप जाएगा और तब वो अंदर आ जाएगा। और दूसरा हमने कोलेस्ट्रॉल वाली कहानी देखी थी जिसका रिसेप्टर ईआर में बैठा हुआ था लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर साइटोसोल में है, फॉस्फोराइलेशन कर रखा है तो छुपा हुआ है उनका एनालिस, फॉस्फेट हटा दिया तो एक्सपोज हो गया, वो चले गए वापस न्यूक्लियस के अंदर। या फिर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह ईआर में बैठा हुआ है। ये तरीके हैं सेल के काम करने के। आगे चल के जब आप और डिटेल में पढ़ते हो इम्यूनोलॉजी को सिग्नलिंग के लिए, या फिर आप सिग्नल प्रोसेस को पढ़ते हो एज सच, तब ये इसी तरह के वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कोई मिथ्या क्रिएट नहीं होती। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स की मिथ्या ये होती है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमेशा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो जब हम इन वेरिएबल एग्जांपल्स को देखें तो वो यहां तो काम में आएंगे, लेकिन साथ में हमें ये और आइडिया भी दे रहे हैं कि चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं। तो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। सेशन ओपन है आपकी क्वेरी के लिए। आई होप न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स को अब आप ढंग से समझ गए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो कल का आपका एक होमवर्क भी है कि कल आप एक व्हाइट शीट के ऊपर न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स को केवल एक डायग्राम के रूप में एक्सपोर्टिन, इंपोर्टिन और जो हमने नाम दिए यहाँ पे वो सब नाम डालने की कोशिश करोगे जितना डाल सकते हो। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। आई होप ज्यादा भारी नहीं लगा होगा ये टॉपिक और एक आउटलाइन क्रिएट हो गई होगी विद डेप्थ कि न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स की स्टोरी क्या है और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आप भी आई फ्लाई के साथ शॉर्ट तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। CSIR नेट, गेट, DPT, CUT PG। अगर आप भी मेरे साथ ये लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 9013902981। चलिए फिर पढ़ते रहिए और मजे कीजिए। बाय बाय।